हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाबर की, जिन्होंने कल यानी कि 2 फरवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद। कंपनी का प्रॉफिट 2.3% बढ़ के 503 करोड़ रहा है और जो कंपनी के नंबर्स हैं वो एज पर एक्सपेक्टेशन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इनके नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको डाबर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई डाबर करती क्या है, तो ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है, जिनका की ईयरली रेवेन्यू 9,500 करोड़ से ज्यादा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। इनको 137 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और अगर आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर की बात की जाए तो ये भारत में एक ट्रस्टेड नाम है और दुनिया की लार्जेस्ट आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर की कंपनी है। इनका पोर्टफोलियो में लगभग 250 हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आते हैं। और अगर इनके ब्रांड्स की बात की जाए तो इनके काफी सारे फेमस ब्रांड हैं, जैसे कि डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, पुदीन हरा, डाबर लाल तेल, डाबर हनी टस, इस तरह से डाबर आंवला, डाबर रेड पेस्ट, रियल जूस और वाटिका तो इनका एक इंटरनेशनल पावर ब्रांड है। इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो इनके 6.7 मिलियन रिटेल आउटलेट हैं, जो कि रूरल और अर्बन दोनों ही मार्केट्स में फैले हुए हैं। और इसके अलावा इनकी ओवरसीज मार्केट में भी प्रेजेंस है। इनकी 120 से ज्यादा कंट्रीज में ये अपने सामान को बेचते हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर मिडिल ईस्ट, सार्क कंट्रीज, अफ्रीका, यूएस, यूरोप, रशिया में पसंद किए जाते हैं। और इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें से 27% इनका ओवरसीज मार्केट से आता है। और यहाँ पे आप इनके डिफरेंट प्रोडक्ट देख सकते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, हेल्थ सप्लीमेंट, इस तरह से डाइजेस्टिव स्किन केयर और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं और इन लाइन विद एस्टिमेट्स रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो इनका प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले 2.3% बढ़ के 503 करोड़ रहा है। और जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 503.6 करोड़ कर रहे थे, तो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 8% के आसपास रेवेन्यू बढ़ के 2,942 करोड़ के आसपास रहा है और यहाँ पे 2,946 करोड़ की उम्मीद की जा रही थी, तो थोड़ा सा कम रहा है, 5 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 9.3% बढ़ के 627.5 करोड़ रहा है और यहाँ पे 619 करोड़ के आसपास की उम्मीद की जा रही थी, तो ये उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर रहा है। मार्जिन इनके 21.3% रहे हैं, पिछले साल 21% थे और एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 21% के आसपास रहेंगे, तो यहाँ पे भी इन्होंने बेटर किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट है उसको 16% तक गिराया है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन प्रेशर थे, तो सभी एफएमसीजी कंपनीज में देखा गया है कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हुई है। इसके अलावा अगर Q3 की हाइलाइट्स की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू अगर 2 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 11.8 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 2 साल में बढ़ा है। एबिटा 12.8% 2 साल में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16.1% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हालांकि पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 2.3% बढ़ा है, लेकिन अगर 2 साल की कैगर देखें तो वो 12.5% बढ़ा है। और अब अगर बात की जाए कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस की, तो कंपनी का जो 25.1% रेवेन्यू है वो थर्ड क्वार्टर में इंटरनेशनल बिजनेसेस से आया है, 72% के आसपास डोमेस्टिक बिजनेसेस से। अगर इनके ग्रोथ की बात की जाए तो ये कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इंटरनेशनल बिजनेस इनका 8.7% बढ़ा है और आईएनआर में 6.7%। और अगर इनकी रीजन वाइज ग्रोथ देखी जाए तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने यूएस में एक्विजिशन किया था नमस्ते, वहां पे 19.4% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा नेपाल में 17.3%, टर्की में 14.6% और इजिप्ट में 13% की बढ़िया ग्रोथ देखी गई है। और अब अगर बात की जाए कंपनी की डोमेस्टिक मार्केट की, तो इनका सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक मार्केट में रेवेन्यू आता है वो होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से आता है, 45.9%। और दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर 40% और 14% के आसपास इनका फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस से आता है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो इनका सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ा है फूड एंड बेवरेजेस का, हालांकि इससे ओवरऑल रेवेन्यू इनका कम आता है, बट 2 साल में 20.1% की इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा होम एंड पर्सनल केयर 12.1% और हेल्थ केयर 11.4% से 2 साल की कैगर इनकी रही है।
और अब अगर बात की जाए कंपनी के हेल्थ केयर बिजनेस की डिटेल में, तो इनका जो डाइजेस्टिव का बिजनेस है उसमें 12.2% की ग्रोथ देखी गई है। खासकर इनका जो हाजमोला और पुदीन हरा प्रोडक्ट है, उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ओटीसी एंड एथिकल में 3.6% की, और हेल्थ सप्लीमेंट में हालांकि 8.3% की गिरावट देखी गई है। और उसका रीजन है कि कोविड के टाइम पे इनके प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा डिमांड थी, खासकर च्यवनप्राश और डाबर हनी वगैरह की, जिनकी ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट आई है। और अब अगर देखा जाए इनके होम और पर्सनल केयर सेगमेंट में, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इनकी शैम्पू सेगमेंट में देखी गई है, 21.2%। दूसरे नंबर पे होम केयर जो इनका सेगमेंट है वो 18.6% से ग्रो हुआ है। इसमें खासकर जो ओडोनिल है उसमें 0.5% की इसका मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट देखी गई है, और ओडोमॉस के मार्केट शेयर में लगभग 0.4% की। इसके अलावा ओरल केयर और हेयर ऑयल जो बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं इनके, वो 6 से 7% के आसपास से ग्रो हुए हैं, और स्किन और सैलून 3.2% के आसपास से। और अब अगर बात की जाए इनके फूड और बेवरेज बिजनेसेस की, तो उसमें से जो इनका बेवरेज बिजनेस है उसमें 38.6% की ग्रोथ देखी गई है, और जो रियल का मार्केट शेयर है वो 5.2% से बढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा फूड बिजनेस में 26.4% की ग्रोथ देखी गई है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें डाबर का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 23% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 1 साल में इनकी रिटर्न बहुत ही साधारण रही है, 6% से भी कम। और पिछले 1 महीने में तो कंपनी का शेयर 4% के आसपास गिरा है। इसके अलावा अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखा जाए तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 670 रुपए के आसपास आता है, हायर साइड पे 781 और लोअर साइड पे 580 के आसपास। तो जो अभी कल की क्लोजिंग हुई है वो 557 के आसपास हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे पे अवेलेबल है। तो इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा अगर पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 99,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशियो देखी जाए तो नॉर्मली एफएमसीजी कंपनी की थोड़ी सी ऑन द हायर साइड होती है, बट अगर इनके पीयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको और डाबर की पी अट्रैक्टिव लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी बहुत ही बढ़िया है, 22% के आसपास की। इसके अलावा प्रॉफिटेबल कंपनी है, 9,500 करोड़ के आसपास का ये ईयरली रेवेन्यू कमाते हैं, लो डेट है। तो ओवरऑल अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव है, और ये साल काफी मुश्किल रहा है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, खासकर डाबर और एचयूएल ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। तो 2022 इनका हो सकता है, और ये यहाँ इनका शेयर यहाँ से अच्छे से भाग सकता है। तो अगर आपको इसमें विश्वास है तो करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे आप इसको ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।